हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंडर में। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी आता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। और इसको पढ़ते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो है उसमें आर्टिकल 14 में स्पेशली इसमें उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं कि जो ये राइट टू इक्वलिटी है उसमें आर्टिकल 14 में बताया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे जिसमें कि आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो सब राइट टू इक्वलिटी के अंडर हम उनको उसमें कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जो हमने पढ़े थे, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या थे कि क्या था इन पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये क्या थे, ग्राउंड्स थे। ठीक है, ये था आर्टिकल 15। ठीक है, ये होगा आर्टिकल 15 जिसमें कि रेस, रिलीजन, ठीक है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन किया गया था। ये था आर्टिकल 15। और नेक्स्ट है उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए कौन सा आर्टिकल था जिसमें कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर किसी इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटी थी, वो था आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए हमने अपना कौन सा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था आर्टिकल 17 में, जो कि बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 जिसमें कि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने सारे फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन किया था तो हमने पढ़ा था कि जो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 18 के अंतर्गत। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 18 में, जिसमें कि जैसे जो पुराने टाइम से ब्रिटिश रूल से क्या जो भी राय बहादुर, राय साहब, राजा, नवाब, इस टाइप के जो भी टाइटल्स थे, स्पेशल टाइटल्स से उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये कहा गया था इसमें कि जो आर्टिकल 18 है इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टाइटल्स हैं और जो मिलिट्री से रिलेटेड टाइटल्स हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उनमें कोई प्रोहिबिशन नहीं था। तो स्टूडेंट्स, इसको मेन समझाने का यही मीन्स था कि जो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, आपको वैसे लगता होगा कि इक्वलिटी तो बस आर्टिकल 14 में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है एग्जाम में किसी कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो वो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ठीक है, ये सभी पांचों आर्टिकल जो है ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर ही हम स्टडी करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिसमें से कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसको कि हम आज के इस अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसको हम कौन से आर्टिकल के थ्रू पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में। इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। क्या कहता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और क्या है, लॉ के सामने में, इन फ्रंट ऑफ लॉ, हर कोई पर्सन क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी कानून की दृष्टि में हर कोई पर्सन क्या है, समान है। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और हर किसी पर्सन के लिए क्या कहा गया है कि क्या होगा, जो भी हमारी इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर हर किसी पर्सन को क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी लॉज में हर किसी के लिए क्या है, ऐसे प्रोविज़न है कि क्या है, समान प्रोविज़न है जो कि हर किसी के लिए क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऐसे लॉ हैं हमारे इंडिया के, ये कहा गया है। आर्टिकल 14 सेज that the state shall not deny to any person equality before the law।
ये कहा गया है कि आर्टिकल 14 इस बात को कहता है कि स्टेट क्या है, डिनाई नहीं कर सकता है, किसी भी पर्सन के लिए मना नहीं कर सकता है उसको इक्वलिटी देने के लिए। ठीक है, क्या है, हर कोई पर्सन क्या है, इक्वल बिफोर लॉ है, इक्वल है किसकी नज़रों में, लॉ के सामने में हर कोई इंडिया का पर्सन क्या है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, इक्वल है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उस पर्सन को इंडिया की टेरिटरी के अंदर हर किसी प्रत्येक पर्सन को क्या दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा लॉ के द्वारा। ठीक है, विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक पूरा मैंने एक टॉपिक ही बनाया था, उस पर एक लेक्चर ही बनाया था कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को ही दिए जाते हैं। तो उसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14 जो है ये फॉरेनर्स को भी दिया जाता है और साथ ही साथ जो इंडियन सिटीजन हैं उनको भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि जो आर्टिकल 14 का प्रोविज़न है वो क्या है, सभी पर्सन्स के लिए राइट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स, फिर वो चाहे इंडियन सिटीजन हो या फिर वो कोई भी फॉरेनर हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी फ्रेंडली एलियन हो। नेक्स्ट है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन। ठीक है, जो कि इसमें बोला गया है, जो आर्टिकल 14 में ये इस पर्सन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे लाइन लिखी गई है, आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। ठीक है, जो ये पर्सन लिखा गया है कि वो कौन सा पर्सन है। ठीक है, तो उसका जो मीनिंग है वो बताया गया है कि ये जो क्या हो सकता है, वो पर्सन किसी भी लीगल पर्सन को इंक्लूड करता है, जैसे कि कोई भी स्टेचुटरी कॉरपोरेशन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का कोई अदर लीगल पर्सन, कोई भी क्या हो, विधिक व्यक्ति हो सकता है, उसको हम आर्टिकल 14 के अंदर जो ये पर्सन है इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। कौन पर्सन में कौन कौन आते हैं, ऐसे पर्सन जो कि लीगल पर्सन हो। ठीक है, लीगल पर्सन में कौन कौन से पर्सन आएंगे, वो हो गए कि जैसे कोई भी स्टेचुटरी कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज हैं, उनको हम क्या कहेंगे, एज ए लीगल पर्सन कंसीडर करेंगे। रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं और किसी भी टाइप का कोई भी क्या है लीगल पर्सन है, वो सब क्या आएंगे हमारी स्टेट की। ये जो बोला है कि वो क्या है, ये पर्सन की डेफिनेशन को बताता है कि कौन कौन से ये पर्सन, आर्टिकल 14 में किस किस पर्सन की ये बात की गई है। ये की गई है लीगल पर्सन की बात, जैसे कि कोई भी स्टेचुटरी कॉरपोरेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, या फिर किसी भी टाइप का कोई लीगल पर्सन हो, विधिक व्यक्ति हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको कि उसमें क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे हमने ये पढ़ा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है ये। ठीक है, तो इसमें जो पहली चीज़ है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरी चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहला क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको हम समझते हैं। पहला क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ऑरिजिन। ये कहा गया है कि जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि लॉ के समक्ष हर किसी को समानता दी जाएगी, समता दी जाएगी, कानून के समक्ष क्या होगा, विधि के समक्ष हर कोई क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश ऑरिजिन का है, यानी इसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कॉन्सेप्ट रेफर्स दैट, ये जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। ये वो 3 पॉइंट्स दिए हैं, इन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है या इनको इंक्लूड करता है अपने अंदर। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसमें पढ़ते हैं कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कि लॉ के सामने क्या है, हर कोई इक्वल है, कानून के समक्ष हर कोई क्या है, समान है। तो इस चीज़ को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ को बताता है कि इसमें क्या होगा, किसी भी पर्सन को क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस और फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को क्या होगा, उसके फेवर में कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, उसकी क्या होगी, स्पेशल प्रिविलेजेस की एब्सेंस होगी किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, हर किसी को तभी जब क्या होगा, कोई किसी के संग कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे तो तभी क्या होगी, इक्वलिटी मेंटेन कर पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि क्या है, हमारे कंट्री में इक्वलिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरीली लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ये कहा गया है कि जो भी क्या है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट
कोर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको हर किसी पर्सन के लिए उनका क्या होगा, इक्वल सब्जेक्शन होगा। मीन्स क्या है, उनका जो ऑपरेशन है हर किसी पर्सन पर इक्वल एप्लीकेशन होगा, इक्वल उनको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो, ठीक है, कोई भी रिच हो या पुअर हो, ठीक है, कोई भी क्या हो, हाई हो या लो हो, कोई भी ऑफिशियल हो या फिर नॉन ऑफिशियल हो, इसमें क्या है कि हर किसी के लिए क्या है, कानून क्या है, लॉ क्या है, समान है। और ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन क्या है, इज नॉट अबव द लॉ। ठीक है, कोई भी पर्सन अबव क्या है, लॉ से ऊपर नहीं है। मीन्स कि लॉ जो है, जो कानून बनाया जाता है वो क्या है, सर्वोत्तम है, वो क्या है, सबसे ऊपर है, ये कहा गया है। और क्या है, कानून की नज़रों में हर कोई क्या है, समान है। उसमें चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो हाई हो, चाहे वो लो हो, चाहे कोई ऑफिशियल पर्सन हो या फिर वो नॉन ऑफिशियल पर्सन हो, हर किसी के लिए क्या है, जो है कानून क्या है, लॉ क्या है, इक्वल है। और कोई भी पर्सन क्या है, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन क्या है, कानून से ऊपर नहीं है। मीन्स कि सबसे ऊपर कौन है, कानून है, लॉ है। ठीक है, विधि का जो नियम है वो है। नेक्स्ट है, क्या है, ये बताया गया है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये क्या है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ को निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा गया है। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये कहा कि इसमें क्या होगी, अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। कोई भी हम क्या कर रहे हैं, अब्सेंस कर रहे हैं, किसी भी स्पेशल प्रोविजंस को किसी भी पर्सन को नहीं दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो सके, इक्वलिटी मेंटेन हो सके। तो इसको क्या कहा गया है, निगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है। तो निगेटिव कॉन्सेप्ट हमने इसको कहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को। ठीक है, और यही चीज़ कि कोई भी पर्सन जो है, हमने क्या किया है कि इस कॉन्सेप्ट को निगेटिव बना के उसका क्या किया है, एप्लीकेशन किया है, ताकि जिससे क्या हो, इक्वलिटी मेंटेन हो सके। और इसीलिए क्या है, ये क्या कहलाया, कॉन्सेप्ट जो है निगेटिव कॉन्सेप्ट कहलाया इक्वलिटी बिफोर लॉ का। ठीक है, और इसमें हमने क्या कहा, दूसरा भी हमने नेगेटिव यूज़ किया कि नो पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो क्या हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, कोई भी पर्सन क्या है, लॉ से क्या है, ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, लॉ को माना गया है। ठीक है, ये कहा गया है। तो इसमें भी क्या है, नेगेटिव सेंस आ रहा है समझने में। नेगेटिव सेंस से निगेटिव सेंस लाने के बाद क्या किया गया है कि उसको पॉजिटिविटी में बदला गया है। मीन्स कि क्या किया गया है, इक्वलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है निगेटिव सेंस के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ ऊपर क्या दिया है पहले पॉइंट में कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, अनुपस्थिति रहेगी, किसी के लिए भी प्रेजेंट नहीं होंगे स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी हर किसी को फिर इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उसके बाद नो पर्सन, ठीक है, नो पर्सन क्या है, इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन क्या है, फिर निगेटिव सेंस हो गया, इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन क्या है, लॉ से, कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, और चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो। तो ये हमने इसमें समझ लिया कि ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 के अंडर आता है, उसको हमने इसमें समझ लिया। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 में ही आता है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। This concept has been taken from the American Constitution. Students, जो ये equal protection of laws का concept है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये बताता है कि क्या होगा, the equality of treatment under equal circumstances both in the privileges conferred and liabilities imposed by the law। ये कहा गया है कि हर किसी के संग क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा समान परिस्थितियों में सभी के साथ, और सभी को क्या होगा, सेम प्रिविलेजेस दी जाएंगी। अगर लॉ के द्वारा जो भी क्या है लाइबिलिटीज इम्पोज की जा रही हैं वो क्या होंगी, हर किसी के लिए क्या होंगी, इक्वल होंगी, और हर किसी के साथ क्या किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और किसमें, सेम सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, सेम परिस्थितियों में सेम प्रकार का क्या होगा, समान प्रकार का क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा हर किसी पर्सन के संग। तो ये क्या लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट लग रहा है। The similar application of the same laws to all persons
हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ये कहा गया है कि क्या है, सिमिलर एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा क्या हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, ठीक है, एक जैसे लॉज लगाए जा रहे हैं जो कि एक जैसे जिनके क्या है बिहेवियर है या जिनका क्या है एप्लीकेशन है, वो क्या किया जा रहा है, सेम किया जा रहा है लॉ के द्वारा। टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ऐसे पर्सन जो कि क्या है एक जैसी सिचुएशन में है। मेनली ये कहा गया है कि एक जैसी सिचुएशन वाले जो लोग हैं जिनकी कंडीशन एक जैसी है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या किया जाएगा, सिमिलर एप्लीकेशन किया जाएगा हर किसी पर्सन के लिए। और इसको पढ़ते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कहीं भी हमने निगेटिव नहीं यूज़ किया है, सारा सेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिविटी का आ रहा है। पहले तो हमने पहले पॉइंट में क्या कहा, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, यानी हर किसी के संग इक्वल सर्कमस्टेंसेस में हम क्या करेंगे, इक्वलिटी के संग ट्रीट करेंगे। और क्या है, जो भी लॉज हैं वो क्या है, हर किसी पर उनकी लायबिलिटी जो है वो इम्पोज की जाएंगी इक्वली, ठीक है, और इक्वल सर्कमस्टेंसेस पे। फिर जो दूसरा पॉइंट पढ़ा वो भी यही पढ़ा कि द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम, ठीक है, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ऐसे पर्सन जो कि क्या है एक जैसी सिचुएशन है जिनकी, तो उनके संग क्या होगा, सेम एक जैसा ही लॉ का एप्लीकेशन किया जाएगा, एक जैसे ही रूल उन पर अप्लाई होंगी। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये कहा गया है कि समान के संग समान व्यवहार होना चाहिए। जो एक जैसे तरीके हैं, मतलब एक जैसे लोग हैं या एक जैसे जो हैं, वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस तरीके से सेम उसी तरीके से हर किसी व्यक्ति के संग क्या होगा, ट्रीट किया जाएगा। मीन्स कि कोई भी सेम कैटेगरी है तो अगर दूसरी कैटेगरी भी सेम है तो उन दोनों में क्या होगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन किए जैसा एक के संग न्याय किया गया है वैसा ही दूसरे के संग भी न्याय किया जाएगा। ये इसका मतलब है कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसमें क्या होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसीलिए क्या है, दस दिस इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें देखा होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में हमने सारी क्या पढ़ी, पॉजिटिव सेंस आया जब हम इसको पढ़ रहे थे। तो क्या है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि सबके लिए इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया, जिनकी क्या हो इक्वल सर्कमस्टेंसेज हों और लॉज भी उनके लिए क्या है, सेम है, और सिमिलर लॉज का एप्लीकेशन किया जाएगा ऐसे पर्सन जो कि क्या हो, सेम सिचुएशन में हो। और इसको क्या कहा गया कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, जैसा क्या है, जो भी क्या है समान कैटेगरी के लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, एक समान ही लॉ के द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये क्या है, ये हमारे आर्टिकल 14 का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। However, both of them aim at establishing equality of legal status, opportunity and justice. Students, ये दोनों के लिए कहा गया है, जो कि आर्टिकल 14 है, इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, जो पहला पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ और जो दूसरा पार्ट है क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इन दोनों के लिए ही कहा गया है कि ये जो दोनों ही हैं ये क्या करते हैं, इन दोनों का ही उद्देश्य क्या है, एस्टैब्लिश करना है इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस को, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, और ऐसा करना है कि जिससे क्या हो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, अवसर मिल पाए और जस्टिस मिल पाए, मीन्स न्याय मिल पाए, ऐसा क्या है, ऐसा एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो कि आर्टिकल 14 के अंदर आता है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का उद्देश्य है। जिसमें कि जो पहला कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको कहाँ से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है। और जो दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसको कहाँ से लिया गया है, इसको हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, आर्टिकल 14 को पूरा अंडरस्टैंड किया, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है उसी से क्या बनता है, ये कॉन्सेप्ट जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो इसका पहला पार्ट है आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो जिस चीज़ से आया है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, जिसको कि इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, एवी डाइसी थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को दिया था, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ को दिया था जो कि किसका पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का पार्ट होता है, और इसको हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक दो चीज़ें और देख लेते हैं।
इसमें क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि आर्टिकल 14 है। इसको एक बार चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसमें, इस लेक्चर में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स और अनइक्वल्स को क्या होगा, डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, वहाँ पे आर्टिकल 14 को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं किया जाएगा। मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हर किसी के लिए क्या होगा, लॉ इक्वल होगा, लॉ के जो प्रोविजंस होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इक्वल और अनइक्वल को क्या है, डिफरेंटली ट्रीट हो रहा किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, आर्टिकल 14 वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। आर्टिकल 14 जो है वो क्या करता है, क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, उसको मना करता है, क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है। मीन्स कि जो भी क्या है, श्रेणी के आधार पर जो विभाजन होता है उसको मना करता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है तो फिर किस टाइप का है, जो ये आर्टिकल 14 है ये परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन करता है, ऑब्जेक्ट्स करता है, और क्या करता है, ट्रांजेक्शंस बाय द लॉ। ठीक है, ये करता है, इट परमिट्स द रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शंस बाय लॉ। इसमें लॉ के द्वारा क्या किए जाते हैं, आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन किए जाते हैं पर्सन्स के। मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उस वर्ड का मीन्स ये है कि अगर किसी भी कोई भी पर्सन क्या है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उसके पास डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो क्या है कि उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना के क्या कर सकती है स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट, उसको क्या कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है, उसको कुछ स्पेशल राइट्स दे सकती है, उसके लिए कुछ क्या है, स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है। तो इसी को कहा गया है कि आर्टिकल 14 जो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स है, इसको क्या करता है, परमिट करता है। ठीक है, और लॉ के द्वारा उसको ट्रांजेक्ट करता है, उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, दिस द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेजिव। ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 14 में जो कि क्या है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किया गया है। ठीक है, और जो भी क्या है कि जिससे क्या है, फिर लॉस का ट्रांजेक्शन होता है, लॉस को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है पर्सन्स का, वो क्या है, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। मीन्स कि वो मनमाना नहीं होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, यानी बनावटी नहीं होना चाहिए, और इवेजिव नहीं होना चाहिए। मीन्स कि किसी का दमन करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को क्या है, किसी को डोमिनेट करने वाला नहीं होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, इसके लिए कहा गया है कि जो भी ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा पर्सन्स का, वो किस बेसिस पर किया जाना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल बेसिस पर किया जाना चाहिए, और साथ ही सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए, मीन्स कि कुछ क्या है, लॉजिकल तथ्यों के आधार पर ही क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, या फिर वुमेन्स हैं, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, तो उनके क्या है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो उसके लिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस किए जाते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है रिच लोगों से, उन लोगों से जो कि क्या है, पहले से ही डेवलप्ड हैं, ताकि उन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को भी डेवलप होने का अवसर मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आर्टिकल 14 में क्या है, ये चीज़ अप्लाई होती है। आर्टिकल 14 इस चीज़ को परमिट करता है, क्या करता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स को और कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, और इसमें जिसमें कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर किया जाता है, वो इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन के बेसिस पर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि क्या है, विवेक के आधार पर किया जाता है, सोच समझ कर किया जाता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, और इसकी पूरी एक बार समरी भी देख ली, जितना हमने अभी तक आर्टिकल 14 में, जो कि पहला कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसको स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं अभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।